या वेलकम गाइस। और ये हमारा सोम का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स की एक हल्की सी झलक देख ली थी। इलास्टिक कांस्टेंट्स की हमने छोटी सी बात कर ली थी। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण उसमें दिक्कत आ गया था वहाँ पे। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स फिर से, ठीक है। चलो, पहला इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने देख लिया था कि एक ई होता है, एक म्यू होता है, एक के होता है और एक जी होता है। जी को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, ठीक है। ये जी होता है। के को बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक। म्यू को क्या बोलते हैं? पॉइजंस रेशो, पॉइजंस रेशो। और ई को हमने देख लिया था, ई को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलराइट, सो ये हमने लास्ट लेक्चर तक कवर कर लिए थे। इनके कुछ फॉर्मूलेज भी हमने देख लिए थे कि इनके क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। तो जो ई का हमने देखा था, जो हुक्स लॉ से आया था, हुक्स लॉ हम जो बोलते थे, हुक्स लॉ, ये क्या निकल का था? स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा निकल कर आया था अपने क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये वाला फॉर्मूला था। सेम पॉइजंस रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। और ये हमने क्या बताया था? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे बाहर माइनस का साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया था। तो ये दो कुछ बातें हमने यहाँ पर कवर कर ली थी। अब इसके आगे हमें चलना है, इसके आगे अब हमें चलना है और देखते हैं हम के की बात में। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देखा था के का। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक। ये हमने लास्ट लेक्चर तक सब देख लिया था। फिर एक और देखा था जो जी का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि क्या होता है? जी इज इक्वल टू टाउ शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर शेयर स्ट्रेन को हम काय से डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट कर रहे थे। शेयर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से। चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर तक कुछ ये सब बातें कवर करी थी। ओके, अब आगे, आज से आगे से अब हमें शुरू करना है आगे की बात। अब तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से पहले हम थोड़ा सा बल्क मॉडुलस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस। अब इसका ये है कि बल्क मॉड्यूलस का क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है वो हमने अभी देखा था, डायरेक्ट स्ट्रेस, हाँ, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब ये जो बल्क मॉडुलस ये होता है अपोजिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी के अपोजिट होता है, जिसको हम बीटा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर जितना ज्यादा मटेरियल कंप्रेसिबल होगा उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा? उसके क्या होगा? उसके जस्ट उल्टा होगा। मतलब के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा,
जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कम, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कम मतलब वो इनकॉम्प्रेसिबल हो जाएगा। अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी कम आती है तो वो मटेरियल कौन सा कहलाएगा, इनकॉम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और ये हम एफएम में देखेंगे, इसे हम एफएम में कवर करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल वाटर को लिया जाता है, वाटर को एकदम इनकॉम्प्रेसिबल माना जाता है। हालांकि वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रेसिबल होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी उसकी ली जाती है, लेकिन वो ली जाती है वाटर हैमरिंग के केसेस में ली जाती है। ठीक है, वाटर हैमरिंग के केसेस में वाटर की कॉम्प्रेसिबिलिटी ली जाती है। ठीक है, उसके पहले इसकी उसके पहले कॉम्प्रेसिव मतलब सिविल इंजीनियरिंग में और इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सिर्फ वाटर हैमरिंग में ही वाटर इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी ली जाएगी। ठीक है, बाकी उसको हम इनकॉम्प्रेसिबल ही एज्यूम करके चलते हैं कि वाटर कैसा मटेरियल कैसा है, एक इनकॉम्प्रेसिबल है। ऑलराइट, चलो, तो ये एक छोटा सा वो था, अपने इंट्रोडक्शन था। अब आ जाओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर। जैसे हमने क्यू के इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डायरेक्ट रेशियो डिवाइडेड बाय ये देखा, ये होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब कितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हमारा इनिशियल वॉल्यूम था। तो जैसे कि ये हमारा मान लीजिए एक बार है और इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें मैंने फोर्स पी लगाया है, कॉम्प्रेसिबल करा है, कॉम्प्रेस करा है, फोर्स पी से, और इसके डायमेंशंस बी थे, ये भी बी है, ये भी बी है, मान लीजिए। ऑलराइट, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर ये टोटल लेंथ हो जाएगी एल, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो बी स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो। ठीक है, या स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और अब फोर्स पी लगाने से, कॉम्प्रेसिबल फोर्स पी लगाने से इसका कुछ एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियली तो इसका एरिया ए है, पर फोर्स पी लगाने से इसका कुछ एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो जो एरिया इंक्रीज होगा वो ही हमारा डेल्टा वी होगा, और कुछ उसकी लेंथ कम हो जाएगी, मतलब एरिया इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा वी में और लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितना वॉल्यूम में चेंजेस आया है वो ये होता है। ठीक है, इस फोर्स के कारण कितना उसके अंदर चेंज आ रहा है, वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आ रहा है अपने ड्यू टू फोर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। ऑलराइट, चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है, वो ये होता है कि जैसे जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, जब हम माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं माइल्ड स्टील का, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होता है ना, वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ये अगर इलास्टिक लिमिट है तो यहाँ तक चेंज इन वॉल्यूम रहता है, बस ये इस पॉइंट तक। ठीक, ये चेंज इन वॉल्यूम कहाँ तक होता है, इस पॉइंट तक। उसके बाद फिर क्या होता है वॉल्यूम, उसके बाद फिर वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। सिर्फ यहीं पर ही इस एरिया में, ये एरिया, ये जो पोर्शन है स्ट्रेन का, इसमें ही चेंजेस आते हैं। ऑलराइट, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ये वाले पोर्शन में। ठीक है, इस पोर्शन में ही वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आते हैं, और ये ई होता है ना, ये क्या बोलते हैं, सिग्मा स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो इनिशियल पोर्शन है ये ओ, ए और बी, तो ओ टू बी तक ही वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं, चेंज इन वॉल्यूम आता है, चेंज इन वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो मतलब ये जो बात हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है, वो किस में अप्लाई होगा, वो सिर्फ यहीं तक ही अप्लाई होगा, उसके आगे फिर वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। ऑलराइट, तो ये हो गई एक छोटी सी बात। अब इसके आगे चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें जो एप्सिलॉन वी जो मैंने आपको बताया है अभी, एप्सिलॉन वी के बारे में जो बताया, वो एप्सिलॉन वी के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल में अलग होगा, ठीक है, रेक्टेंगल में अलग होगा, वो हम देखेंगे।
सर्कल में अलग होगा, सर्कल के केसेस में, या फिर सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर के केसेस में अलग होगा, सिलेंडर के केसेस में अलग होगा, और स्फेयर के केस में अलग होगा, स्फेयर के केसेस में अलग होगा। तो ये सब हम देखेंगे अभी कि इसके क्या फार्मूले होते हैं, इसमें क्या फार्मूला होगा और इसमें क्या फार्मूला होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे इसको कैलकुलेट करा जाता है, लेकिन अभी वो थोड़ा टाइम लगेगा। अब आ जाओ कि जो पॉइजन्स रेशो होता है, पॉइजन्स रेशो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि ये देखो, ये एक बार है, उस पर फोर्स पी हमने लगाया है, और फोर्स पी के कारण इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे लेंथ के अंदर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसमें बनाता हूँ, इसमें। ठीक है, ये कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये कुछ थोड़ा लाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ। अब लेट से ये इनिशियल लेंथ एल थी, ठीक है, और ये जो लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। ऑलराइट, और इनिशियल ये इसका जो क्रॉस सेक्शन था, इसका जो क्रॉस सेक्शन था, उसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए बी था, इनिशियली बी स्क्वायर था एरिया में मान लीजिए, और ये जो अब क्रॉस सेक्शन आकर B1 स्क्वायर मान लो और इसको B2 स्क्वायर मान लो, ये एरिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, जैसे कि इसे मैं आपको कैसे, थोड़ा सा मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेट्स से ये कुछ ऐसा है, देखता हूँ अगर मेरे पास टूल बार होता है, उस टूल बार में अगर कुछ रेक्टेंगल जैसा कुछ रहता है तो ज़्यादा बेहतर है। या ये है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मान लो ये है, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। ठीक, ये एक हमारा बार है। अब इस बार में अगर मैं इसके लॉन्गिट्यूडनली इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे कुछ एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे P, ठीक, ऐसे P अगर इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि कुछ समय के बाद, आफ्टर टाइम T, इसके अंदर है ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। वो चेंजेस कैसे होंगे, उस चीज़ को देखो आप, उस चीज़ को देखो कि वो चेंजेस कैसे होंगे। इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी बार की, और जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ये इधर से हो जाएगा, ये इधर से टच हो जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक, तो इसकी क्या हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो मान लो ये जो लेंथ हो गई है, ये L प्लस डेल्टा एल हो गई है। अगर ये L होती, ये वाली लेंथ अगर L होती तो वो L प्लस डेल्टा एल है। ऑलराइट, सो ये है, इसके कारण लेंथ इंक्रीज हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे विड्थ डिक्रीज हो गई है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्थ डिक्रीज हो गई, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है लेटरल साइड से। देखो ये अगर x, ये y और ये z, ऐसे 3 एक्सिस हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई हमारी, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, और जो ऐसी 2 एक्सिस और हैं, ये और ये। ठीक है, ये 2 एक्सिस जो हैं, ये क्या हो जाएगी हमारी, x और y एंड z एक्सिस हो जाएगी। ठीक, तो वो कौन सी एक्सिस कहलाएंगी, ये एक्सिस कहलाएंगी लेटरल एक्सिस। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये हो जाएगी लेटरल एक्सिस, और जो हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ऑलराइट, सो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जो लेटरल एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मान लो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि
जो ये हमारा ये कुछ क्रॉस सेक्शन ऐसा था, ठीक है, ये कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन था। तो अगर इसकी विड्थ b है ना, और डेप्थ भी b है, ठीक है, और लेंथ अगर l है, तो इसके अंदर क्या होगा, खींचने के बाद कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा लेटरली, उसको ही हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। जो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और उसका जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला आएगा लेटरल स्ट्रेन का, वो बनकर आएगा कि लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला जो बनकर आएगा, या तो वो डेल्टा डी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेप्थ हो जाएगा, चेंज इन डेप्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेप्थ, और चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ। ये फॉर्मूला लेटरल स्ट्रेन का निकल कर आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हमें पता ही है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो ये दो फॉर्मूले होते हैं, और इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे, तो वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आ जाएगा म्यू, जो कि होगा पॉइजन्स रेशो। अब देखो नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं, हम लेते हैं ना माइनस डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो ये माइनस क्यों लेते हैं, माइनस इसलिए लेते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको लिखना बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। सो ये थे अभी तक हमारे इलास्टिक कांस्टेंट, जो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा इनका एक इंट्रो और डिटेल्ड इंट्रो दे दिया है। एक छोटा सा ये नहीं है, ये बहुत डिटेल्ड में आपको मैंने एक इंट्रो दे दिया है कि कितना होता है। अब देखो म्यू की कुछ वैल्यूज होती हैं, म्यू की कुछ वैल्यूज समझ लो कि क्या होती है म्यू की वैल्यूज। देखो म्यू की वैल्यू ये याद रख लेना है आपको, कंक्रीट के लिए तो स्पेशली, ठीक है। 0.1 से लेकर 0.2 ये कंक्रीट की रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर 0.5 जो लेना है वो रबर की लेते हैं, है ना। और एक कॉर्क होती है, कॉर्क की वैल्यू भी हम 0 लेते हैं, कई बार उसको भी कुछ पॉइंट में ले लेते हैं। और एक ग्लास की याद रख लीजिएगा, 0.1 फॉर ग्लास रहती है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ग्लास, रबर, स्पेशली कंक्रीट के लिए। और इसकी म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.5, और मिनिमम वैल्यू ये नेगेटिव में भी जाता है, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और मैक्सिमम वैल्यू 0.5 होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू मिनिमम -1 और म्यू मैक्सिमम 0.5। 0.5 किसके लिए होती है, हमने देख लिया अभी, रबर के लिए होती है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या म्यू क्या होता है, ठीक। अब देखो 0.5 का ये मतलब होता है, अब यहाँ से ये समझना कि 0.5 का मतलब क्या होता है। 0.5 का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये बोला लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे लिखता हूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 0.5। अगर मैं इसको 0.5 लिख रहा हूँ, एक बार 0.5 लिख कर बताऊंगा और एक बार 0 लिख कर बताऊंगा, ठीक, दोनों ही बताऊंगा। तो अगर हम सबसे पहले 0.5 की बात करें, तो जितना ये लॉन्गिट्यूडनली खिंचाएगा, कोई भी मटेरियल होगा, मान लो रबर है, रबर जितना लॉन्गिट्यूडनली खिंचाएगा उसका आधा लेटरल बनकर निकलेगा, ठीक है। आप इसका घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक रबर लीजिएगा, उसको स्ट्रेच करिएगा कि अपने हाथों से, और उसमें देखना कि कितना खिंचावट आ रही है और उसकी लेटरल में वो लेटरली कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पहली बात तो ये होगी। अगर उसका 0 वैल्यू है, अगर वो बहुत रिजिड मटेरियल है, तो उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही नहीं होगा। जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होगा तो लेटरल भी नहीं होगा, तो इसलिए उसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सब होता है। और जो म्यू वैलिड होता है वो सिर्फ इलास्टिक जोन तक ही वैलिड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इलास्टिक जोन तक ही म्यू की वैल्यू वैलिड होती है। इलास्टिक जोन के बाहर अगर आप बात करोगे तो फिर वो पॉइजन्स रेशो ना रहते हुए फिर वो कॉन्ट्रैक्शन रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रेशो बोलते हैं उसको। फिर अगर वो इलास्टिक जोन के बाहर चले जाता है तो फोर्स, या उसका हम बोल सकते हैं उसकी स्ट्रेन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक इंट्रो। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। ये तो बहुत आईएमपी है, इस पे ऐसे टिक कर लेना, 5 स्टार लगा लेना। और पहली रिलेशनशिप होती है E इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। ठीक, सेकेंड रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। नेक्स्ट होता है E इज इक्वल टू 9 के जी डिवाइडेड बाय 3K प्लस G। और जो फोर्थ रिलेशन होता है वो म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाय 6K प्लस 2G। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, यही भूलोगे क्योंकि ये 3K और 6K में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद रखना, ये 3K है, ये 3K डिवाइडेड बाय 2G। ठीक है, 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाय 6K प्लस 2G। हाँ, ये होता है म्यू। ई के मैंने बता दिया 9kg डिवाइडेड बाय 3K प्लस G। ई इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू और ई इज इक्वल टू 3K माइनस 2 म्यू। तो ये रिलेशन से हैं और इन रिलेशंस को घोट लेना जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपके। अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 रख देता हूँ, ठीक है, लेट्स से म्यू इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो ये क्या निकल कर आएगा, जो रिलेशन निकल कर आ जाएगा बल्क मॉडुलस और ई के बीच में, वो क्या निकल कर आएगा, ये देखो, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 मतलब फॉर रिजिड ठीक, फॉर रिजिड ई इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, सिर्फ 3K। ठीक है, एक तो ये निकल कर आ गया क्योंकि ये तो हो जाएगा पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो फिर बचेगा 3K। सिमिलरली उधर से जो बचेगा, इस टर्म से जो बचेगा इज इक्वल टू 2G। एक ये निकल कर आ रहा है। इफ म्यू इज इक्वल टू 0.5 है ना, मतलब फ्लेक्सिबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ई अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ई की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो रहेगी 0। राइट, यहाँ पे रखो 0.5 तो 1 माइनस 1 और ये हो गई 0। और यहाँ पर e इज इक्वल टू, यहाँ देखो, यहाँ पे 0.5 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 3G। ऑलराइट, सो ये निकल कर आता है, यहाँ पर होता है e इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था, 0.5 के लिए म्यू 0.5 के लिए क्या हुआ था, रबर होता है। म्यू जब 0.5 होता है तो उसके लिए वो कौन सा मटेरियल होता है, रबर। अब देखो रबर की इलास्टिसिटी क्या आ रही है, ये 0 आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो पूरी तरीके से अलग होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये तो हमने स्टील का देखा था, मतलब ये स्टील इलास्टिक मटेरियल है ना। पर अगर फिर रबर को आप क्या बोलोगे, रबर को इलास्टिक नहीं बोलोगे। अभी तक तो हम सुनते आए थे कि रबर इलास्टिक होता है ना। पर ये यहाँ पर यही रिलेशन बताना मैं आपको चाह रहा था कि रबर की वैल्यू अगर 0.5 ले लिया आपने तो फिर वहाँ पे रबर इलास्टिक जैसा बिहेव नहीं करता है, वहाँ पे उसका ई एकदम 0 हो जाता है। ठीक, अब देखो अगली नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट फॉर ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल्स, फॉर ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल्स है ना। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए देखो कितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स होते हैं,
इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं 9। इसको याद रख लेना भैया, बहुत बहुत आईएमपी है जो मैं बता रहा हूँ। फॉर इलास्टिक सॉरी फॉर फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, है ना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, इसका मतलब मैं बताता हूँ अभी कि क्या होता है। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने होते हैं? 2, ठीक है। ये होते हैं 2, ठीक है। 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है ई और एक होता है म्यू। अब इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हमें हमें अगर ई की वैल्यू और म्यू की वैल्यू पता है तो हम के और जी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें के और जी की वैल्यू पता है तो हम ई और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब किसी इन चारों में से किसी दो की वैल्यू हमें पता हो तो दो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का मतलब ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में आ जाए कि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कौन से होते हैं, तो ये ई और म्यू होते हैं। इसे हम मेजर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ई और म्यू, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल सो ट्रॉपिक मटेरियल, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने होते हैं? इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं 21, ठीक है। ये 21 होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो ये हमारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हो गए हैं। मैंने हुक्स लॉ आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जो देखेंगे वो हम एप्लीकेशंस देखेंगे हुक्स लॉ की, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ देखेंगे। और ये टॉपिक बहुत आईएमपी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जितना भी पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसके नोट्स बनाइए। अगर नहीं बन पा रहे हैं जैसे मैं बना रहा हूँ बस वैसे ही लिखिए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लाइन टू लाइन एक एक चीज़ें लिखें। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है, आपको बस इसको याद करना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।